हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 7 जनवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल के क्वेश्चन की बात पहले करेंगे। कल मैंने आपसे बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा था और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मेरा सवाल ये था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया करते हैं ये कौन से ऑर्गन पे करते हैं। तो इसका सही आंसर है पौधे अपना खाना बनाते हैं लीफ में। देखिए, पौधे जब अपना फूड तैयार करते हैं उसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे जो सूर्य की लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब ये किस तरीके से होती है इसको समझते हैं। जैसे ये पौधे की पत्ती है, ठीक है। अब इस पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल पहले से ही मौजूद है जिसकी वजह से ये पत्ती हरी है। अब सूर्य का प्रकाश जब इस पत्ती पर पड़ता है तो यहां पर क्या है कि लाइट एनर्जी सूर्य से आ रही है। पौधे क्या करते हैं, ऑलरेडी जो पौधों के पास पानी होता है मतलब वाटर, और वाटर के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को मिलाकर जब ये लाइट एनर्जी इससे मिलती है और क्लोरोफिल के साथ ये कन्वर्ट करती है इसको केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का मतलब ये इन सारी चीज़ों को कन्वर्ट करता है शुगर में, जिसको आप ग्लूकोज भी बोलते हो आम भाषा में। इसीलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। सवाल ये बनता है कि पौधे अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो आपका आंसर होगा ग्लूकोज फॉर्म में पौधे अपना जो भोजन होता है उसे स्टोर करते हैं। तो जिन लोगों ने भी लीफ आंसर किया था उन सभी का आंसर सही है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। उससे पहले आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट बात, अब आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में डेमो भी ले सकते हैं। एक फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो बैच अवेलेबल है। आप जैसे ही प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर आपको फ्री डेमो बैच मिलेगा। उसके अंदर आपको 3 क्लास डेमो के रूप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। एक उसमें हिस्ट्री की क्लास होगी मेरी, एक पॉलिटी की क्लास आपको मिलेगी और एक जियोग्राफी की क्लास मिलेगी। पहले आप ये तीनों क्लासेस अटेंड, उसके बाद अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे बैच से पूरे GS अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में। और सेव 30 अगर आप कोड लगाते हैं इस टाइम पे तो फ्लैट मेरे किसी भी बैच में 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस टाइम पर। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में अमेरिका के हाउस स्पीकर के रूप में एक बार फिर से किसको चुना गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं माइक जॉनसन। पहले भी ये अमेरिका के हाउस स्पीकर थे और एक बार फिर से अब इनको चुना गया है। इस बार इनको 218 वोट मिले हैं और इनके अगेंस्ट जो खड़े हुए थे उनका नाम है हकीम ज़ैरिफ। हकीम ज़ैरिफ। अब देखिए, जो माइक जॉनसन है ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जो हकीम ज़ैरिफ हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब कमाला हैरिस की पार्टी से। तो ज़ैरिफ को यहाँ पर जो वोट मिले हैं इस बार 215 वोट मिले हैं। 3 वोट से ज़ैरिफ यहाँ पर हार गए हैं और माइक जॉनसन एक बार फिर से स्पीकर रहेंगे अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हाउस के। अमेरिका में इस टाइम पर सरकार जे बाइडेन की चल रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के इलेक्शन जीत चुके हैं और अब वो शपथ ग्रहण करेंगे बहुत ही जल्द। अमेरिका के राष्ट्रपति जे बाइडेन के द्वारा हाल ही में कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्रेसिडेंशियल मेडल से सम्मानित किया गया है। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। जैसे भारत में राष्ट्रपति पदक दिया जाता है ना, उसी तरीके से अमेरिका में इसको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो इस बार टोटल 19 लोगों को इससे सम्मानित किया गया है। 2 लोग इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये हैं हिलैरी क्लिंटन, ठीक है। इनको अपनी सर्विसेज देने के लिए अमेरिका में सम्मानित किया गया है और हिलैरी क्लिंटन अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पहली महिला पर्सन के रूप में अपॉइंट करी गई थी। इसके अलावा लियोनल मेसी को कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है, अर्जेंटीना के फुटबॉलर। इनको भी प्रेसिडेंशियल मेडल से सम्मानित किया गया है। एक और नाम है, बास्केटबॉल के लीजेंड हैं, ये हैं इरविन जॉनसन। इनको भी सम्मानित किया गया है। वैसे कौन कौन 19 लोग सम्मानित किए गए हैं उसकी पूरी एक लिस्ट मैंने PDF में दे दी है, तो जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस भारत में हर वर्ष कौन सा दिन मनाया जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल बर्ड्स डे। तो यह दिवस हर वर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है। परसों के दिन ये दिवस पूरे भारत भर में मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है जो पक्षी हैं उनको कंजर्वेट करना, इनको बचा कर रखना।
इनके हैबिटेट को हमें उजड़ने नहीं देना है, क्योंकि हमारे आसपास जो इकोसिस्टम है, अगर वो सांस ले रहा है तो हम सांस ले रहे हैं। अगर इकोसिस्टम में किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो इंसान भी जीवित नहीं रह पाएगा। साल 2025 की इसकी थीम रही इस बार प्रोटेक्टिंग आवर बर्ड्स, प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली बार इस दिन की शुरुआत साल 2000 में करी गई थी। तब से हर वर्ष 5 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। ये कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में 67वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर दोनों इवेंट में मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टाइटल अपने नाम किया है? तो जो आपको बीच में खड़े हुए खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, ये हैं वरुण तोमर। इस बार इन्होंने सीनियर और जूनियर टाइटल मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल का दोनों अपने नाम किया है। दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इस बार का जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है, ये दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित करी गई है। अब बात करते हैं सिल्वर और ब्रोंज की। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जूनियर कैटेगरी में, ठीक है, पहले मैं जूनियर की बात कर लेता हूँ। तो जूनियर में आपको पता ही है, वरुण तोमर दोनों में नंबर 1 पे हैं। जूनियर में जो सिल्वर मेडल जीता है, ये खिलाड़ी हैं, इनका नाम है निखिल, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इसमें जो ब्रोंज मेडल जीता हुआ है, ये एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है प्रद्युमन सिंह, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। अब अगर सीनियर कैटेगरी में बात करें तो इसमें भी वरुण तोमर गोल्ड पे नंबर 1 पे हैं। इसमें जो सेकंड नंबर पे हैं, मतलब जिन्होंने सिल्वर जीता है, इनका नाम है प्रद्युमन सिंह। यही प्रद्युमन सिंह है जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और जिन्होंने ब्रोंज जीता है, ये खिलाड़ी हैं आकाश भारद्वाज, जिन्होंने सीनियर कैटेगरी में ब्रोंज जीता है। और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? ये भी राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है दोनों इवेंट में टॉप 3 कौन रहे हैं। वरुण तोमर जो हैं, ये इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। शायद इसी वजह से इन्होंने दोनों इवेंट में बाजी मारी है। भारत पे तो आप सभी लोग जानते हैं, अश्नीर ग्रोवर ने इसकी स्थापना करी थी। हालांकि आज की डेट में अश्नीर ग्रोवर भारत पे का हिस्सा नहीं है। भारत पे की जो पेरेंट कंपनी है, इनके जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में शेयर हैं, ये कितने शेयर बेचने जा रहे हैं? तो ये आने वाले समय में बहुत ही जल्द 25% तक अपने शेयर बेचने जा रहे हैं। देखिए है क्या, भारत पे की जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 49% शेयर की हिस्सेदारी करी हुई है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना साल 2021 में करी गई थी। लेकिन अब क्या है, अब भारत पे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से अपनी जो शेयर की हिस्सेदारी है उसको कम करना चाहता है। 49% से ये 10% तक लाना चाहते हैं। तो पहली बार में ये 25% तक इसे बेच देंगे। ये जो 25% तक स्टेक बेच रहे हैं, इसके लिए $800 मिलियन की इन्होंने डील करी हुई है। मतलब अगर इंडियन रुपी में बात करें तो 6500 करोड़ की ये डील है, जो इसमें 25% स्टेक भारत पे बेच रही है। और आने वाले समय में अगर 49 से 25 हम घटा दें तो ये कितना बचता है? ये बचता है 24% स्टेक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में भारत पे के रह जाएंगे। भारत पे की स्थापना साल 2018 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके सीईओ हैं नलिन नेगी। कौन है? नलिन नेगी। ये कौन सा डिवीजन है जिसको जम्मू डिवीजन से अलग करके एक नए सिरे से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो अभी तक जम्मू डिवीजन के अंदर फिरोजपुर आता था, लेकिन अब फिरोजपुर अपने आप में इंडियन रेलवे के द्वारा अलग डिवीजन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और ये जो डिवीजन होगा, फिरोजपुर डिवीजन, इसमें 5 सेक्शन होंगे। कौन कौन से? पहला सेक्शन जो होगा ये पठानकोट से उधमपुर तक होगा। दूसरा सेक्शन जो है इसका, ये पठानकोट से जोगिंदर नगर तक होगा। तीसरा जो सेक्शन होगा ये बटाला से पठानकोट तक होगा। और चौथा सेक्शन जो होगा ये इसका होगा श्रीनगर से बारामूला तक। और 5वां जो सेक्शन होगा ये होगा सिरवाल से पठानकोट तक। तो पूरी लिस्ट जो है ये पीडीएफ में है, इसलिए अभी आप कंफ्यूज ना हो। इस डिवीज़न के अंदर 5 सेक्शन होंगे। ध्यान रखिए, इंडियन रेलवे है सबसे पहले, उस रेलवे के अंदर फिर जोन्स आते हैं, और ये जो जोन्स होते हैं इनके अंदर फिर क्या आते हैं? डिवीज़न आते हैं। और इन डिवीज़न के अंदर भी फिर क्या होते हैं? इनके सेक्शंस होते हैं। अब आप समझ गए होंगे सेक्शन, डिवीज़न, जोन्स ये किस तरीके से हिरार्किकल ऑर्डर में बटे होते हैं। ये जो पूरे 5 सेक्शन फिरोजपुर डिवीज़न के अंदर बनाए जाएंगे, इसकी किलोमीटर में अगर बात करें तो 742 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक इसमें बिछाया जाएगा। CSIR आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
सीएसआईआर ने फैसला लिया है कि जो पैरासीटामोल है अब ये भारत के अंदर ही बनाई जाएगी। इसके लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी सीएसआईआर ने तैयार कर ली है। भारतीय लोग बहुत ही कॉमन तरीके से पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। हमारे देश में कोई भी अगर बुखार से ग्रसित होता है तो उसको पैरासीटामोल ही डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं सबसे पहले। बहुत ही आम मेडिसिन है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पैरासीटामोल को बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं वो सारे केमिकल्स दूसरे देशों से हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे अभी तक। लेकिन अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी सीएसआईआर ने तैयार कर दी है। पैरासीटामोल को हम भारत में ही बना पाएंगे और इसके उत्पादन के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है सत्यदीप्त फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। इनको भारत सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो अब मेक इन इंडिया के अंतर्गत सत्यदीप्त फार्मास्यूटिकल भारत में ही पैरासीटामोल बनाएंगे। सीएसआईआर की स्थापना सन 1942 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे एन कलई सिल्वी। और सीएसआईआर के प्रेसिडेंट कौन है? ये पीएम नरेंद्र मोदी हैं इसके प्रेसिडेंट। ये कौन है जिनके द्वारा स्टील इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम 1.1 लॉन्च करी गई है? तो ये स्टील मिनिस्टर हैं एचडी कुमार स्वामी। इनके द्वारा पीएलआई 1.1 स्कीम लॉन्च करी गई है। अब समझते हैं ये स्कीम है क्या। पीएलआई का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। यहाँ पर भी सेम वही कहानी है। स्टील को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। लेकिन साल 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आया था उस टाइम पर भारत सरकार ने पीएलआई योजना चालू करी थी। इसका मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत भारत सरकार ये बोलती है कि किसी भी तरीके से हमें भारत के अंदर ही सारी चीज़ों को अरेंज करना होगा और उस वस्तु को भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में बनाना होगा। तो अब जो स्टील इंडस्ट्री है उसके अंतर्गत जो भी हम स्टील बनाएंगे भारत के अंदर वो सब पूरे तरीके से इंडिजिनस होगी। ये है इसका मेन उद्देश्य स्कीम 1.1 का। हाल ही में ऑस्ट्रिया के इंटर्म लीडर के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है क्रिश्चियन स्टॉकर। अब से ऑस्ट्रिया के इंटर्म लीडर यही होंगे। हाल ही में ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे अभी तक, इनका नाम है कार्ल नेहमर। इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, है क्या, ऑस्ट्रिया में पिछले 2 साल से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी दर लगातार ऑस्ट्रिया के अंदर बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से लोग यहाँ के चांसलर कार्ल नेमर को ब्लेम कर रहे थे और फाइनली इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन करने के बाद कोई तो देश को चलाएगा ना। तो अभी इंटर्म बेसिस पर क्रिश्चियन स्टॉकर को अपॉइंट किया गया है। स्टॉकर की जो पार्टी का नाम है इसको बोलते हैं ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। और आपको पता है वियना में किसका हेडक्वार्टर है? ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा एक योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना? इसको लॉन्च किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत हर एक ट्राइबल स्टूडेंट को उड़ीसा सरकार की तरफ से 5-5 हज़ार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब जितनी भी जनजातियां हैं उन जनजातियों के अंदर जितने भी बच्चे हैं और वो अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें भी जो 9th क्लास में पढ़ते हैं और 11th क्लास में पढ़ने वाले सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे उड़ीसा सरकार की तरफ से। और इसका फ़ायदा पूरे उड़ीसा के अंदर करीब 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसके लिए उड़ीसा सरकार की तरफ से 156 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। उड़ीसा के गवर्नर हैं इस टाइम पे हरि बाबू खम्ममपति। क्या नाम है? हरि बाबू खम्ममपति। ये कौन सा देश है जो कि 2024 में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स का विक्टिम रहा? तो ये देश है हमारा देश भारत। 2024 में नंबर 1 पे अमेरिका है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक किए गए और भारत दूसरे नंबर पे है अमेरिका के बाद जहां पर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक हुए हैं। 2024 में 25 केसेस रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं भारत में साइबर अटैक्स के। और आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में जितने भी साइबर अटैक्स हुए हैं उससे हैकर्स ने करीब 534 टीबी डेटा हैक किया है। और ये जो 534 टेराबाइट डेटा है इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा भी गया है और हैकर्स ने इससे पैसे 534 टीबी का डेटा है
ये मल्टीपल क्षेत्रों से रिलेटेड है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का डेटा चुराया गया है और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का, रियल एस्टेट का डेटा हो गया, फाइनेंस का हो गया और हेल्थ सेक्टर का हो गया। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है जेरमी एलन वाइट। हाल ही में इन्हें गोल्डन ग्लोब 2025 अवार्ड में सम्मानित किया गया है। इन्हें कौन सी सीरीज़ के लिए सम्मानित किया गया है? तो इनकी एक कॉमेडी सीरीज़ है जिसका नाम है द बियर, जिसके लिए इनको गोल्डन ग्लोब 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस बार के गोल्डन ग्लोब में एक हैं एमिलिया पैरिज एक्ट्रेस हैं। इनको सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले और सबसे ज़्यादा अवार्ड्स भी एमिलिया ने ही जीते हैं। पूरी जो लंबी चौड़ी लिस्ट है वो भी मैंने पीडीएफ में दे दी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कॉमेडी में किसको मिला है, ड्रामा में किसको गोल्डन ग्लोब मिला है, और इसके अलावा मोशन पिक्चर कैटेगरी हो गई या फिर ड्रामा सीरीज़ हो गई। हर एक कैटेगरी में मैंने वहाँ पर आपको एक टेबल के फॉर्मेट में दिया है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में सेव 30 कोड लगाकर मेरे किसी भी बैच को आप अवेल कर सकते हैं। मैंने आपको डेमो के बारे में बता ही दिया है कि आप अब डेमो भी ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 3 क्लासेस मिल जाएंगी एप्लीकेशन के अंदर डेमो के रूप में। पहले आप डेमो लीजिए, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आता है उसके बाद ही आप बैच लीजिए। आरआरबी ग्रुप डी की अगर बात करें तो वैकेंसी लगातार बढ़ गई हैं उसकी। एनटीपीसी का भी आपका एग्जाम लगा है, तो दोनों के लिए एनटीपीसी स्पेशल बैच ये लॉन्च है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस बैच में मैंने पूरा रेलवे के हर एक एग्जाम का जो सिलेबस है वो कवर किया हुआ है। मेरा जो फाउंडेशन बैच है उसमें क्या क्या कवर रहता है वो आप कंप्लीटली यहाँ से देख सकते हैं। पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर आपको दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर का। हर एक टॉपिक ऐसा है जो कि क्रीम टॉपिक है और पूरा सिलेबस आपका खत्म करता है। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, नीरज चोपड़ा कौन से देश के टूरिज्म एम्बेसडर हैं इस टाइम पे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई भी स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 क्वेश्चन कवर करके जाता है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट सिर्फ एवरेज ही रह जाते हैं, क्योंकि जो एग्जाम निकालने वाले स्टूडेंट हैं उनको एक तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन कवर करने होते हैं। जैसे कि कम से कम पिछले 3 से 5 सालों के पीवाईक्यूज आपको कवर करने होंगे। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पिछले कितने सालों में और कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये किताब मैंने लॉन्च करी हुई है अपनी 2 साल की मेहनत के बाद। इस किताब में आप देख सकते हो 8900 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं। साथ में आप ये भी देखिए कि मैंने यहां पर ये भी आपको बताया है इस किताब में कि किस टॉपिक से किस डेट में एसएससी के किस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और वो हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। करीब 9000 क्वेश्चन की वजह से इस किताब का आप वेट भी देख पा रहे हो, काफी ज्यादा है। लेकिन हाँ, आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर आपको कोई भी वनडे एग्जाम निकालना है तो आपको पिछले 5 से 10 सालों के पीवाईक्यूज कवर करके जाने। मेरा आपसे वादा ही नहीं, दावा भी है, अगर आप मेरी इस किताब को लेकर कवर कर लेते हो इसके एमसीक्यूज, तो जीएस में आप जाके कोई भी एग्जाम दीजिए, आप हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और वो भी अच्छे मार्क्स से करेंगे। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट अमेज़न पे जाके आप पहले इस किताब का रिव्यू भी देख सकते हैं और साथ में इस किताब के सैंपल पेजेस भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस किताब को अरेंज किया हुआ। तो आज ही इस किताब को अमेज़न से ऑर्डर करें और अपनी तैयारी पूरी करें।